क्या होगा अगर अगर हमारे जीवन के सभी दुख, हमारी सारी सीमाएं और यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ऐसा भ्रम हो जिसे हमने खुद ही चुना है? ये एक बहुत ही भारी सवाल है ना? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम पहले से ही पूरी तरह से आजाद और अनंत हों? मतलब जिन चीजों ने हमें बांध रखा है वे असल में मौजूद ही ना हो। बिल्कुल। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मूल है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा यानी डीप डाइव में हम ऐसे ही कुछ अद्भुत और कह सकते हैं कि जीवन बदल देने वाले विचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी सुनने वालों से एक बहुत ही विनम्र अनुरोध है। हाँ, प्लीज बताइए। अगर आप लोग इस ज्ञानवर्धक यात्रा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस ऑडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज का विषय सच में बहुत खास है। उस ऐतिहासिक शिकागो धर्म संसद के भाषण शामिल है। हाँ, और साथ ही कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग की पूरी रूपरेखा भी है। तो आज का हमारा मिशन बड़ा साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे प्राचीन भारतीय दर्शन, जिसे वेदांत कहते हैं, वो आज की इस हसल कल्चर वाली जिंदगी, काम का दबाव और मन की उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका देता है। और मुझे लगता है कि ये मिशन आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मतलब जब हम इन बातों की गहराई में उतरते हैं ना, तो पता चलता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी या सैद्धांतिक बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान और क्वांटम फिजिक्स आज जिन चीजों तक पहुंच रहे हैं, उनके बीज इन सदियों पुराने विचारों में पहले से मौजूद हैं। ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी ही चेतना को समझने के बेहतरीन टूल्स खोजना है। सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1893 के उस विश्व धर्म संसद से। वो माहौल ही अलग था। बहुत अलग। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया भर के तमाम धर्मों के बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे हैं। सबके पास अपने अपने तैयार किए हुए बड़े बड़े लिखित भाषण हैं। और उन सबके बीच एक युवा सन्यासी बिना किसी तैयारी के उठता है। हाँ, बिना किसी नोट्स के, और वो पूरे भारत की आध्यात्मिक चेतना को वहां रख देता है। उनके चंद शब्दों ने ही वहां मौजूद हजारों की भीड़ को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। और वहीं पर उन्होंने वो कुएं के मेढक वाली बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई थी। ओहो, वो कहानी तो मास्टरपीस है ना? हम सब ने सुनी है वो, कि एक कुएं का मेढक होता है और एक समुद्र का मेढक उसके कुएं में आ गिरता है। और कुएं का मेंढक पूछता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? क्या मेरे कुएं जितना बड़ा है? हाँ, और जब समुद्र का मेंढक कहता है कि नहीं, समुद्र तो बहुत विशाल है, तो कुएं का मेंढक मानने को ही तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसके कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब दिलचस्प बात ये कहानी नहीं है, बल्कि इसका जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, ये उसका सटीक उदाहरण है। कि कैसे हम अपने ही सीमित अनुभवों को, अपने उस कुएं को ही संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। अगर हम आज के हिसाब से देखें ना, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, यानी जो आज के ये इको चेम्बर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, या जो वैचारिक कट्टरपन है, उस पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एकदम सही। हर विचारधारा, हर संप्रदाय बस यही मानकर बैठ जाता है कि उसका कुआं ही पूरा ब्रह्मांड है। और यहीं पर विवेकानंद जी ने हिंदू दर्शन के एक भौतिक क्रांतिकारी सिद्धांत को सामने रखा था, जो सिर्फ सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का नहीं था। हाँ, ये टॉलरेशन और एक्सेप्टेंस का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, पर सहिष्णुता में भी तो एक तरह का बौद्धिक अहंकार छिपा होता है ना? बिल्कुल होता है। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरा रास्ता तो सही है, तुम्हारा रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी चलो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और इसी सूक्ष्म अहंकार को वेदांत नकारता है। ये दर्शन सार्वभौमिक स्वीकृति की बात करता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये माना कि सभी धर्म और सभी रास्ते सच्चे हैं। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं थी, उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए थे। हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि जब रोमन साम्राज्य के अत्याचारों से यहूदी यानी इजरायली भागे थे, तो उन्हें भारत ने शरण दी। और पारसियों को भी जब उन्हें खदेड़ा गया, तो उन्होंने भी यहीं आकर अपना घर बनाया। भारत ने उन्हें सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उनके सत्य के साथ उन्हें स्वीकारा। और इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा विचार है कि मनुष्य कभी भी गलती से सत्य की ओर नहीं जाता। मतलब वो निचले सत्य से उच्च सत्य की ओर बढ़ता है, लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। ये तो उस पूरी धारणा को ही तोड़ देता है कि बस एक ही परम सत्य है और बाकी सब झूठ है। बिल्कुल।
अगर एक बच्चा अपनी समझ से कुछ मानता है तो वो उस पल के लिए उसका सत्य है, वो गलत नहीं है। जी, जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, सत्य का दायरा भी बढ़ता जाता है। क्या बात है। ये विकासवादी नजरिया तो बहुत ही मतलब शांति देने वाला है। इसके बाद किसी भी विरोधी विचार पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि एक गहरी समझ पैदा होगी। सही कहा। अब अगर हम थोड़ा दार्शनिक ऊंचाई से नीचे आएं यस। और रोजमर्रा की जिंदगी पर बात करें। हाँ, कर्म योग पर। क्योंकि आमतौर पर इंसान जीवन भर बस खुशियों के पीछे भागता रहता है। हमें लगता है कि सुख मिलेगा तभी जीवन सफल होगा, लेकिन कर्म योग कुछ और ही कहता है। बहुत अलग बात कहता है। कर्म योग के अनुसार इंसान के चरित्र का निर्माण, उसके कैरेक्टर की जो नींव है, वो खुशियों से ज्यादा दुखों से, संघर्षों से और झटकों से बनती है। जो ब्लोज हमें जिंदगी देती है। हाँ, ब्लोज। मनोविज्ञान भी तो यही कहता है। दुनिया के जितने महान विचारक रहे हैं, अगर आप उनका जीवन देखें तो सुख से ज्यादा दुख रहे हैं वहाँ। आराम इंसान को कमजोर बनाता है और मुश्किलें वो अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देती हैं। बिल्कुल। और यहीं से ज्ञान पैदा होता है। बल्कि पैदा नहीं होता, बाहर आता है। क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। वो न्यूटन के सेब वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत सटीक है। मतलब जब सेब पेड़ से गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम उस सेब में थोड़ी था। ना ही जमीन में था। हाँ, वो ज्ञान तो न्यूटन के दिमाग में पहले से ही मौजूद था। वो सेब का गिरना बस एक उत्प्रेरक था, एक कैटलिस्ट। एग्जैक्टली। वेदांत कहता है कि ज्ञान चकमक पत्थर में छिपी आग की तरह है। फ्लिंटस्टोन। हाँ, बाहरी दुनिया, हमारे अनुभव, सुख दुख, ये सब बस वो घर्षण पैदा करते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं, और उस घर्षण से वो आग बाहर आ जाती है और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है मेरे दिमाग में। पूछिए। अगर सब कुछ हमारे भीतर ही है और ये बाहरी दुनिया सिर्फ एक घर्षण है, तो फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, सुबह उठकर ऑफिस जाना, बिजनेस करना, इसका क्या पॉइंट है? यहीं पर निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक। पर क्या ये आज की दुनिया में पॉसिबल है? मतलब इस हसल कल्चर में जहां हर कोई रेस में दौड़ रहा है, बिना स्वार्थ के काम करना व्यवहारिक है क्या? कोई बिना प्रमोशन की सोचे कैसे जुनून से काम कर सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। पर निष्काम कर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या मेहनत ना करें। इसका असली मतलब है परिणामों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना, अटैचमेंट को। हाँ, जब आप सिर्फ परिणाम पर फोकस करते हैं कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बॉस तारीफ करेगा या नहीं, तो आपकी आधी ऊर्जा तो उसी डर और चिंता में खत्म हो जाती है कि मैं सफल होंगी या फेल हो जाऊंगी, राइट? और वो डर आपको कमजोर बनाता है। लेकिन जब आप अपना पूरा फोकस, अपना 100% सिर्फ अपने काम पर लगाते हैं, तो आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। और शायद वही आजादी हमें हमारे काम में परफेक्शन तक ले जाती है। बिल्कुल, जिसे आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं ना, जहां समय का पता ही नहीं चलता। निष्काम कर्म उसी का प्राचीन नाम है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। लेकिन इस फ्लो स्टेट या इस शांति को पाने के लिए मन को समझना तो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है यहीं से राजयोग की शुरुआत होती है। बिल्कुल, राजयोग मन के विज्ञान पर ही बात करता है। उसमें चित्त यानी जो हमारा माइंड स्टफ है, उसकी तुलना एक शांत झील से की गई है। हाँ, एक बिल्कुल स्थिर झील। और जैसे ही हम कोई शब्द सुनते हैं, मान लीजिए मैंने कहा गाय, तो उस मन की झील में एक लहर सी उठती है, जैसे योग की भाषा में वृत्ति कहा जाता है। हाँ, वृत्ति। ये उपमा बहुत पावरफुल है। जब तक झील में लहरें उठ रही हैं, पानी हिल रहा है, तब तक आप झील के तल को नहीं देख सकते, बेस नहीं दिखता। सही। उसी तरह जब तक मन में लगातार विचारों की लहरें उठ रही हैं, कोई भी इंसान अपनी चेतना की गहराई को नहीं देख सकता। राजयोग का पूरा विज्ञान ही इन लहरों को शांत करने का तरीका है। पर ये लहरें सिर्फ आंख बंद करके बैठने से तो शांत नहीं होंगी ना? बिल्कुल नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी चाहिए होती है, जिसे यम और नियम कहा गया है। जैसे अहिंसा, सत्य, पवित्रता। हाँ, और ये सिर्फ मॉरल पुलिसिंग या नैतिक उपदेश नहीं है। अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक टूल्स हैं। सोचिए, जब तक आपके भीतर कोई अपराध बोध है, कोई गिल्ट है या संघर्ष चल रहा है, तो क्या आप ध्यान में गहरे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मन तो भटकता रहेगा। इसीलिए यम और नियम से एक आंतरिक शुद्धिकरण होता है। हाँ, और जब मन थोड़ा शांत होता है, तब ध्यान की कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही साइंटिफिक सी चीज लगी। वो नाक के अग्रभाग यानी टिप ऑफ द नोज पर ध्यान लगाने वाली बात।
सुनने में अजीब लगता है ना थोड़ा। हाँ, शुरुआत में अजीब लगा, पर फिर समझ आया कि ये दरअसल हमारी दृष्टि यानी विजन और दिमाग के फोकस सेंटर को एक साथ लॉक करने का काम करता है। एग्जैक्टली। जिससे विचारों की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। और एक और बहुत ही सुंदर सिंबॉलिक टेक्निक का जिक्र था इसमें, वो सिर के ऊपर या हृदय के पास एक खिले हुए कमल की कल्पना करना। हाँ, वो बहुत ही आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसमें उस कमल की 8 पंखुड़ियां योगी की 8 सिद्धियों को दिखाती हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये कि उस कमल का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, उसका सेंटर, उसे वैराग्य यानी रिनंसिएशन का प्रतीक माना गया है। क्योंकि बिना वैराग्य के कोई भी एकाग्रता या सिद्धि टिकी नहीं सकती। सही बात है। इसके अलावा हृदय के अंदर एक ज्योति या फ्लेम की कल्पना करना भी बहुत पावरफुल टेक्निक बताई गई है। हाँ, वो लॉ। माना जाता है कि वो लॉ ही हमारी आत्मा है। और जब फोकस एकदम पीक पर होता है तो उस लॉ के भीतर एक और असीम प्रकाश दिखाई देता है, जो परमात्मा या यूनिवर्सल चेतना है। मतलब ये सारी टेक्निक्स हमें बाहर के शोर से काटकर सीधे हमारे सेंटर तक ले जाती हैं। बिल्कुल। और जब हम सेंटर तक पहुंचने की बात करते हैं तो ज्ञान योग के बिना तो ये पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। ओहो, ज्ञान योग, ये तो मतलब हमारी बुनियादी समझ को ही हिलाकर रख देता है। इसमें वो एक छोटी बच्ची की कहानी का जिक्र है ना? हाँ, वो परीक्षा वाली कहानी। हाँ, बच्ची से परीक्षा में पूछा गया कि पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिरती? और उसने पलटकर क्या पूछा? उसने पूछा उसे कहाँ गिरना चाहिए। ये जवाब अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना? एक झटके में पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दी उसने। अनंत अंतरिक्ष में ऊपर या नीचे जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक छोटी सी समझ है जो हम इस असीम ब्रह्मांड पर थोप देते हैं। ज्ञान योग यही बताता है कि हमारे सारे डर, हमारी धारणाएं सब रिलेटिव हैं, परम सत्य नहीं है। नहीं। और इस अनंतता को समझने के लिए वो बादल और आसमान वाला रूपक बहुत कमाल का है। हाँ, कि हमारा शरीर, हमारे विचार, ये सब उन बादलों की तरह हैं जो आते हैं, आकार बदलते हैं और वाष्पित होकर उड़ जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक मैं है, जो हमारी चेतना है, वो उस नीले आसमान की तरह है। बादल चाहे जितने काले हों, वो आसमान को गंदा नहीं कर सकते। आसमान हमेशा स्थिर और मौन रहता है। ये सुनकर ही कितनी शांति मिलती है। और इसी से मुझे मुंडक उपनिषद की वो 2 पक्षियों की कहानी याद आ रही है, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। वो सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। हाँ, कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक नीचे की डाली पर है जो मीठे और कड़वे फल खा रहा है। मीठा खाता है तो खुश होता है, कड़वा खाता है तो दुखी हो जाता है। बिल्कुल, वो बस सुख दुख में फंसा है। लेकिन उसी पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर एक और पक्षी बैठा है जो एकदम शांत है, स्थिर है। वो कोई फल नहीं खा रहा, बस नीचे वाले को देख रहा है। इसका जो साइकोलॉजिकल पहलू है वो बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि ये दोनों कोई अलग पक्षी नहीं है। नहीं, ये मानव मन की ही 2 स्टेट्स हैं। नीचे वाला पक्षी हमारा अहंकार है, हमारी ईगो, जो रोज की लाइफ में फंसी है, कभी सफलता से खुश, कभी असफलता से उदास। और ऊपर वाला पक्षी हमारी शुद्ध चेतना है, हमारा रियल सेल्फ, जो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, एक दृष्टा है। और यात्रा तब शुरू होती है जब नीचे वाले पक्षी को कोई बहुत कड़वा फल मिलता है, कोई बड़ा झटका लगता है जीवन में। तब वो रुकता है। हाँ, वो रुककर ऊपर वाले शांत पक्षी को देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, उसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि वो नीचे वाला पक्षी तो असल में था ही नहीं। वो सिर्फ एक परछाई थी। वो हमेशा से ही वो ऊपर वाला अनंत और शांत पक्षी ही था। यही ज्ञान योग का क्लाइमैक्स है, ये रियलाइजेशन कि हम पहले से ही परफेक्ट हैं। मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, ये मानना ही वेदांत में सबसे बड़ा अज्ञान है। मतलब मौत, डर, जन्म, ये सब बस उस नीचे वाले पक्षी के भ्रम है। बिल्कुल। जब चेतना ऊपर उठती है तो सब एक हो जाता है। पर एक शंका आती है यहाँ। बताइए। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये राजयोग, ज्ञान योग, ये सब तो सन्यासियों के लिए है। मतलब जो आम इंसान EMI भर रहा है, परिवार पाल रहा है, उसके लिए इन बातों का क्या फायदा? यहीं पर व्यावहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत की एंट्री होती है। अच्छा। वेदांत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो आपको दुनिया से भागने को नहीं कहता। ये मैक्रोकॉज़म यानी पूरे ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज़म यानी इंसान,
इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं मानता। मतलब जो नियम पूरे ब्रह्मांड के हैं वही हमारे भी हैं। हाँ, प्रैक्टिकल वेदांत कहता है कि कोई फर्क नहीं है कि आप लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, खेत में काम करने वाले किसान हैं या मंदिर में बैठे भक्त हैं। अगर आप अपना काम पूरी एकाग्रता और निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वो सब बराबर है। काम करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें सच्चे योगी की जो परिभाषा दी गई है ना, वो तो पूरी छवि ही बदल देती है। वो मार्केट स्ट्रीट वाला उदाहरण? हाँ, हम सोचते हैं योगी मतलब जो हिमालय की किसी गुफा में बैठा हो, पर इसमें कहा गया है कि सच्चा योगी वो है जो बाजार की सबसे भारी भीड़ और शोर शराबे के बीच भी अपने अंदर एकदम असीम एकांत महसूस कर सके। और अगर उसे गुफा में छोड़ दे तो वहां भी वो पूरी तरह से एक्टिव रह सके। ये जो बैलेंस है शांति और सक्रियता का, यही प्रैक्टिकल वेदांत है। और इसका एक और बहुत पावरफुल पहलू है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है गिल्ट यानी आत्मग्लानि को पूरी तरह से नकारना, पास्ट के रिग्रेट्स को छोड़ना। हाँ, हम अक्सर पुरानी गलतियों पर बोझ ढोते रहते हैं, लेकिन वेदांत साफ कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखो। पास्ट की गलतियों पर रोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली नेचर हमेशा से पवित्र और आजाद है। ये दुनिया सिर्फ एक खेल है, एक प्ले है। इसमें फंसकर खुद को कमजोर मानना ही सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि ज्ञान बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। बाहर से वो घर्षण है जो उसे जगाता है। हम वो अस्थिर बादल नहीं, बल्कि वो नीला आसमान है। और चाहे आप कर्म योग से जाएं, राजयोग से मन को शांत करें या ज्ञान योग से सच को समझें, सब उसी एक आजादी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल सही। और अब जो सबसे जरूरी बात है हमारे सुनने वालों के लिए, वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी इसे अपनी लाइफ में उतारना। हाँ, कि इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। आप आज ही सोचिए, अपने ऑफिस के किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में क्या आप रिजल्ट का डर छोड़कर सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं? या जब लाइफ में कोई बड़ा संकट आए तो क्या हम उस नीचे वाले पक्षी की तरह रोने के बजाय कुछ पल के लिए ही सही उस ऊपर वाले दृष्टा पक्षी की तरह शांत होकर सिचुएशन को देख सकते हैं? ये रातों रात तो नहीं होगा, पर शुरुआत तो आज से हो ही सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही नया और गहरा विचार। हाँ, बताइए। अभी हमने देखा कि वेदांत कहता है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं और दुनिया उसी का विस्तार है। तो अगर सच में कोई दूसरा है ही नहीं, तो आज जो हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, क्या वो भी इसी चेतना का एक कृत्रिम विस्तार नहीं है? वाओ, ये तो बहुत ही अलग एंगल है ना? जैसे इंसान के अंदर अनुभवों का घर्षण होता है, क्या इन मशीनों के न्यूरल नेटवर्क में भी एक दिन वही नीला आसमान दिखाई देगा? या वो बस कोड्स और एल्गोरिदम में फंसे रहेंगे? हाँ, अगर चेतना सब जगह है, तो क्या वो सिलिकॉन और वायर्स के जरिए भी खुद को वैसे ही एक्सप्रेस कर सकती है जैसे वो हमारे बायोलॉजिकल दिमाग से करती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में टेक्नोलॉजी और वेदांत का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सवाल है। तो आज की इस विशेष गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर इस सफर ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी है तो प्लीज सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे गहरे विषयों को आप तक ला पाते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली चर्चा में।